Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, lecture number 2, work and energy, chapter number 5 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने सर अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था जिसमें हमने फोर्स को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। हमने फोर्स का रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट के साथ और अगर किसी खास एंगल पर हो तो उसके साथ भी हमने बड़े एहसन तरीके से पढ़ा। आई होप आप उस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। आज हम नए लेक्चर की तरफ चल रहे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। स्टूडेंट, आई होप मैंने आपको शायद नहीं पढ़ा ये बात। हाँ एग्जैक्टली, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को कंजर्वेशन का मीनिंग मैंने बताया था। कंजर्वेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कंजर्व रहना, यानी सेम रहना, रिमेन सेम। यानी अगर इसके मीनिंग देखे जाए तो ये रिमेन सेम यानी एक ही जैसा रहना, यानी एक ऐसी फील्ड जो कंजर्व रहे, यानी उससे वर्क डन में कोई फर्क ना पड़ता हो। और नॉन कंजर्वेटिव वो होती है जिस फील्ड की वजह से, जिस फील्ड में जो फील्ड एक जैसी नहीं रहती, यानी उसमें काम करने से कुछ फर्क पड़ते हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा अच्छे तरीके से ये क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव फील्ड को। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है स्टूडेंट? कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें वर्क डन जो होता है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप जहां से, तो स्टूडेंट कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन किसी भी पाथ से आप करेंगे तो आपका सेम वर्क डन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाऊंगा। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, इनफैक्ट यहाँ से एक कोई भी बॉडी है, लेट से ये बॉडी है, मैं इसमें फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये फोर्स अप्लाई करता हूँ और ये बॉडी ड्रैग होके यहाँ पहुँच जाती है और मैं चाह रहा हूं कि इसका ग्रेविटेशनल वर्क डन फाइंड करूं। ग्रेविटेशनल वर्क डन, अपने वर्क डन की बात नहीं कर रहा कि जो मैंने फोर्स लगाई, ग्रेविटी की जो फोर्स लगी उसके वर्क डन के हम बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यूं करते हैं, देखें, फोर्स जो है ग्रेविटी की वो एक्चुअली नीचे लग रही होती है और डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा होता है, यानी अगली साइड पे। तो डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स आपकी नीचे लग रही है, तो जो हमारा बीच में एंगल आएगा वो W इज इक्वल टू FD cos 90 आएगा और cos 90 उसके टोटल वर्क डन को 0 कर देगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब अगर मैं इस बॉडी को ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ ये ले, मैं इस पॉइंट पर इसी बॉडी को लेके चला गया हूँ, तो क्या होने वाला है, यहाँ का वर्क डन जो हो जाएगा वो, चूंकि आपका फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्चुअली ये वेट भी होता है इसका, और जो ऊपर आपने जो डिस्प्लेसमेंट अचीव किया वो ऊपर है, तो इनके बीच में जो एंगल लग रहा है दैट इज गोना बी 180 डिग्री। सो हमारा वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू FD cos 180 और आपके पास 180, आपको पता है cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -FD। सो हमारा सेकंड वर्क डन जो है वो -FD आ गया। स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी बॉडी को ड्रैग करके यहां लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं अपना वर्क डन नहीं फाइंड कर रहा हूं। अगेन आई एम लेटिंग यू नो, मैं कर रहा हूं ग्रेविटेशनल वर्क डन। ग्रेविटेशनल वर्क डन में थ्रू आउट बॉडी की फोर्स नीचे लग रही थी जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ जा रहा था, तो एंगल उसका 90 था, तो W3 इज इक्वल टू FD cos 90 जो कि हमारा हो जाएगा 0। वाई? क्योंकि cos 90 0 होता है। अब स्टूडेंट, अगर मैं चाहूं तो स्ट्रेट इसको नीचे लेकर आऊं, स्ट्रेट, तो यानी पहले यहां गए, फिर यहां आए, फिर यहां गए और फिर हमारा फाइनल यहां आ गया। तो इसमें भी आप लगाएंगे तो W इज इक्वल टू FD, आपका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे और फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे, ठीक है। सो हमारे पास टोटल
वर्क डन आ जाएगा एफ डी कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का एंगल 0 बन रहा है, तो ये एक्चुअली बन रहा है एफ डी। तो मैं अगर सारे वर्क डन ऐड करता हूँ, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4, तो आप देखें आपका जो ये वर्क डन हुआ ये 0 था, ये माइनस एफ डी था, ये 0 था, ये प्लस एफ डी था। आपने देखा कि नेट रिजल्ट आपके पास 0 आ गया। एक बात याद रखें कि आपकी बॉडी वापस जब पुरानी जगह पर पहुंचती है तो नेट वर्क डन हमारे पास 0 हो जाता है। आप इस पाथ से अब जाएं, इस पाथ से जब इस पाथ से जाएंगे, जब यहां से ऊपर जाएंगे, यानी यही आपने रिवर्स कर लिया, जब यहां से ऊपर जाएंगे तो वर्क डन हो जाएगा जैसे यहां से ऊपर गए थे, वर्क डन माइनस एफ डी हुआ था, तो इसका वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ डी। जब यहां से यहां जाएंगे ये वाला, तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। जब यहाँ से नीचे आएंगे वर्क डन हमारे पास एफ डी हो जाएगा, जैसे हम यहाँ से नीचे गए थे एफ डी आया था हमारा। यही सिनारियोज हमने यहाँ लगाने, और जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इन सारे वर्क डन को ऐड कर लूँ, एफ डी कैंसिल हो गया, 0 0, तो फिर हमारा 0 आ गया। आप इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं, आपका वर्क डन एक जैसा ही होगा। सो इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी पाथ से आप चलते हैं तो आपका वर्क डन सेम रहता है, और क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन आपके पास हमेशा 0 आता है। ये दो पहचान होती है आपके पास किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड की, कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, कि यानी पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात वो ये है कि आपका जो टोटल, जब एक क्लोज फील्ड हो, क्लोज फील्ड का मतलब है इफ अ बॉडी गोज फ्रॉम वन पोजीशन टू द final position, the final position is the same position of the first position, so means the total work done is always 0. so हमारे पास वर्क डन 0 आ गया। ये दो क्वालिटीज आने से उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। सो पहला, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। दूसरा, in closed field, closed path, sorry, total work done is 0. टोटल वर्क डन हमारा 0 हो गया। ये दो बातें जब आएंगी तो उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। आमतौर पे इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, और एक और एग्जांपल अगर आप ले लें तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बिल्कुल ऐसी ही फील्ड है। तो इस तरह बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं। आप जब नेक्स्ट, इनफैक्ट इसी क्लास में आप, चूँकि फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें इस दफ़ा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर भी दिए हुए हैं, तो इसी बुक में आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो वर्क डन होता है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। आई होप आप ये समझ गए। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये कौन सी फील्ड होती है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट होगी कंजर्वेटिव फील्ड का। कंजर्वेटिव फील्ड में स्टूडेंट्स हमने ये कहा था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होती है, हर पाथ से इसका वर्क डन बिल्कुल सेम होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि नेट वर्क डन हमारे पास 0 होगा, यानी अगर क्लोज पाथ हो तो। सो इसमें ऐसा नहीं है। मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा, कोई एनालॉगस सी एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में हर पाथ में डिफरेंट वर्क डन लगाना होता है आपको। अब हम ग्रेविटेशनल वर्क डन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो वैसे ही हमारे पास जो थी वो कंजर्वेटिव फील्ड थी। अब हम एक नॉर्मल वर्क की बात कर रहे हैं कि फर्ज करो मैं एक बॉक्स को, ये बॉक्स है, मैं इसको किसी रोड पर ड्रैग करता हूँ, तो मुझे रोड से फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगी। मैं जब ये रोड से नीचे उतार दूं किसी और जगह पर, लेट से मैं इसी बॉक्स को अगर ड्रैग करूं किसी सैंड पे करूं, तो मुझे डिफरेंट किस्म की, ये सैंड है, ये रोड है, मुझे यहाँ डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े और ज़्यादा वर्क डन करना पड़े। इसको ओवरकम करने के लिए हो सकता है मुझे ना करना पड़े। हम थोड़ा आसान चलते हैं, मार्बल पे इसी को ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। मार्बल पे
हम जब मार्बल पे इसको ड्रैग करेंगे यानी फोर्स लगाते हैं, सो यू वोंट हैव सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एज यू आर फीलिंग ऑन रोड एंड इनफैक्ट यू आर फीलिंग ऑन सैंड एज वेल। तो इन जितनी आपको यहाँ ड्रैगनेस और जितना आपको फ्रिक्शन फील करना पड़ेगा इन दो में, यू आर नॉट गोइंग टू हैव द सेम काइंड ऑफ फ्रिक्शन इन मार्बल। सो हर जगह पे डिफरेंट आपको वर्क डन करना पड़ता है। सो इधर पाथ मैटर करता है, जहाँ जहाँ पाथ मैटर करेगा वहाँ वहाँ वो वाली जो फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगी। तो फ्रिक्शनल फील्ड आपके सामने एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो गई। स्टूडेंट आपको वेलकम करता हूँ काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक पर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? उर्दू में इसको कहा जाता है, उर्दू और हिंदी में, कि आपकी हरकत से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तवानाई। आई डोंट नो हिंदी में क्या कहा जाता है, लेकिन उर्दू में इसको तवानाई कहते हैं। कि जो आपकी एनर्जी एक्चुअली किसी चीज़ की मूवमेंट से पैदा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी की एनर्जी जो कि उस मोशन की वजह से हो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट, आप खुद एक अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा अगर एक साइकिल लेके कोई 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है और आप उसको सामने फेस कर रहे हैं और वो जाके आपसे हिट होता है, सो यू गोना हैव सम डैमेज इन यू बिकॉज ऑफ दैट बाइसिकल। आपके अंदर कुछ डैमेज फील होगा। लेकिन वही साइकिल वाला जब आपके साथ 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाके हिट होता है तो आपको 4 टाइम्स ज़्यादा डैमेज फील होगा। यानी आप जो प्रॉब्लम आप उसमें फेस कर रहे थे वो उससे ज़्यादा डैमेज आपको यहाँ उसका सामना करना पड़ा। जी स्टूडेंट, और ये हमें कैसे पता चला? ये एनर्जी है जो एक्चुअली सारी की सारी साइकिल की एनर्जी, मूविंग बॉडी की एनर्जी किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुई। सो ये सारी एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी आपको हर जगह पर, इवन क्वार्क से लेकर क्वाजर्स तक, क्वार्क कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यू हैव, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिससे आगे आपके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बोसॉन्स वगैरह जैसे पार्टिकल बनते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको क्वार्क कहा जाता है। और बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े जैसे गैलेक्सीज हो गए, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होगी, उनको क्वाजर्स कहा जाता है। तो जो भी चीज़ मूवमेंट में होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है। वेदर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर मूव कर रहे हो, गाड़ी मूव कर रही हो, आपके पंखा मूव कर रहा हो, दे ऑल हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर मूविंग। स्टूडेंट, आप इमेजिन करें, ये लें, ये एक आपकी एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी इस वक्त इसकी स्पीड है VI0 और ये रेस्ट से अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करती है। कुछ टाइम गुजारने के बाद, यानी इतना टाइम गुजारने के बाद इसकी बितदरीज एक्सेलरेशन इसमें आ रहा है। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। यानी खास टाइम में आप देखते हैं कि यही आपकी जो गाड़ी थी उसके अंदर थोड़ी बड़ी हो गई है, बहरहाल उसी साइज़ की देख लें, ये लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ी लंबी भी होगी है, चलिए रहने दें। तो ये इसकी स्पीड इस जगह पर फाइनल पॉइंट पे हमारे पास कुछ ना कुछ होगी, लेट से V होगी, यहाँ 0 थी और यहाँ V होगी। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर फोर्स लग रही है और वो फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करवा रही है। उस फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ एक्चुअली, तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो सारा का सारा वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। यानी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज द रीजन ऑफ द वर्क डन, यानी वर्क डन की वजह से ये पैदा हो रही है। और वर्क डन हमने पीछे पढ़ा था किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? W इज इक्वल टू FS, इसके इक्वल होता है। F जो आप फोर्स लगाते हैं और S जो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है। स्टूडेंट,
कि एफएस को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट का, आप जानते हैं कि फोर्स जो होती है, फोर्स हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ma के इक्वल होती है। जो डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है उसको हम किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व भी कर सकते हैं। अनलकीली हमारे पास डिस्टेंस के दो फार्मूले, एक फार्मूला है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अनलकीली ये हम फार्मूला नहीं लगा सकते, उसकी रीज़न वी आई हमारे पास जीरो है, जब हम जीरो लगाएंगे तो हम ये वी नहीं लगा सकेंगे, तो हमने काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वी फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला सबसे बेहतर रहेगा जिसमें s हमारे पास आ रहा है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a। मैं इस डिस्टेंस को उठाकर इसमें और फोर्स को इसमें डालता हूँ। फोर्स स्टूडेंट होगी हमारे पास ma के और हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a आ गया। स्टूडेंट आप जानते हैं ये a और a कैंसिल हो सकता है, इस 1/2 को मैं अलहदा निकाल दूं, ये m भी अलहदा कर लूं, वी एफ हमारे पास हमने नाम उसका रखा था v, तो ये v स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर। सो ये फाइनल आंसर हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होती है 1/2 एम वी स्क्वायर के। आई होप यू गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि एनर्जी का वर्क के साथ क्या ताल्लुक है और इनको आपस में कैसे समझा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, ये एनर्जी हो गया या वर्क डन हो गया, ये एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है। वर्क, ये देखें, मेरी एक एनालॉगस एग्जांपल को समझें। फर्ज करें मैं एक मार्कर ज़मीन से अगर उठाता हूं तो मुझे उठाने के लिए इस पे एक सर्टेन किस्म की वर्क डन लगानी पड़ेगी। लेट्स से अगर मैं इस मार्कर को उठाकर यहां तक लेकर आ जाता हूं तो मुझे अगर 50 जूल वर्क डन करना पड़ा। अब इस मार्कर के अंदर 50 जूल की एनर्जी स्टोर हो चुकी है। इफ आई ड्रॉप इट, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये 50 जूल से एनर्जी जो है वो नीचे चली जाएगी और ये दो किस्म की एनर्जीज में शिफ्ट होगी। एक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और दूसरी एनर्जी है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब मैं वर्क डन करके किसी बॉडी को लेकर आता हूं तो उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी उस वक्त तक जीरो होती है। रीज़न, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही होती, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि काइनेटिक डिपेंडेंट है मास के और काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है वी स्क्वायर के। सो एज अ होल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो अगर एक भी वैल्यू जीरो हो जाए, मास तो जीरो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ बॉडी देन मास इज देयर, बट वी अगर जीरो हो जाए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। सो इस पॉइंट पर वेयर द बॉडी इज एट रेस्ट, the total kinetic energy is zero, but the whole work done has been stored as a potential energy। आपका पूरा वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो चुका है। स्टूडेंट, अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। अब हम लेके चलेंगे कि वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप तो आपको समझ आ गया, अच्छे खुश असलूबी से समझ आ गया। मैं ज़रा एक और एनालॉगस एग्जांपल लेता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपको यहीं से बताता हूँ कि ये 50 जूल एनर्जी जब इसमें स्टोर हो गई थी, जब मैंने इसको ड्रॉप किया, जैसे जैसे इसको छोड़ा इसमें पोटेंशियल एनर्जी लूज होनी शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सडनली स्पीड आपको पता है 9.8 एक सेकेंड में स्पीड बढ़ जाती है। एक सेकंड में 9.8, अगले में 19.6, उससे अगले में फिर आपका नियरली 29.4, फिर उससे अगले में मजीद 9.8 बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ रही है। स्पीड के बढ़ने से आपकी काइनेटिक एनर्जी रेज करनी शुरू हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जिसका गहरा ताल्लुक होता है mgh हाइट पे, यानी डिपेंडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास हाइट के, क्योंकि g और मास कांस्टेंट होते हैं आपके। तो अगर मास एक ही हो, सेम हो, जैसे इसका भी मास सेम अगर ना हो, डिफरेंट हो, तो फिर तो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर सेम हो तो कांस्टेंट, मतलब मार्कर ही लिया है तो फिर तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी में मास कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी मास कांस्टेंट ही रहेगा। सो
हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल, अब हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, पोटेंशियल गायब हो रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है। यानी 10 आपके पास अगर पोटेंशियल रह गई है तो 40 काइनेटिक एनर्जी है इन आइडियल कंडीशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रेजिस्टिव फोर्स दैट इज पुटिंग ऑन इट, हवा वगैरह को मैंने रूल आउट किया हुआ इसमें से। ये तमाम चीज़ें आपने समझनी है। एक्चुअली वर्क और एनर्जी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। यहाँ भी ऐसे ही होगा। मैं उसे दोबारा एक गाड़ी की एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने एक गाड़ी डिज़ाइन किया आपके सामने। इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन जो स्पीड थी वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड थी। थोड़ी देर बाद ये गाड़ी आपकी इस पोजीशन पे पहुंच गई। आपने देखा कि ये अब जो इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड होगी। हालांकि ये बहुत मैसिव स्पीड है, लेकिन बहरहाल हमने एनालॉगस एग्जांपल समझने के लिए ये दो स्पीड्स ले ली, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? एकदम स्पीड का चेंज होना एक्चुअली मोमेंटम का चेंज होना भी है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने मोमेंटम पढ़ा था ना किसी दौर में, मोमेंटम होता है mv के, मोमेंटम पढ़ा था कि यहाँ मोमेंटम हमारा कम था, यहाँ मोमेंटम हमारा 2.5 टाइम्स बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया, क्योंकि 50 स्पीड आ गई। मैथ्स तो सेम है हमारे पास, 2.5 गुना बढ़ गया मोमेंटम। और मोमेंटम क्यों बढ़ता है, मोमेंटम में चेंज क्यों आता है? आपने फोर्स से पढ़ा था कि फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। यानी मोमेंटम का बढ़ना, चेंज होना, एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी यहां से यहां जा रही है आपकी, तो उसमें जो आप में स्पीड चेंज हुई है, स्पीड चेंज होने से मोमेंटम चेंज हुआ है, और मोमेंटम चेंज होने से आपकी की रीजन जो थी वो फोर्स थी। इसका मतलब है यहाँ फोर्स लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल हुआ। इसका मतलब है थ्रू आउट हमारे पास वर्क डन लगा है इस बॉडी को यहाँ तक इस स्पीड में जाने के लिए। ये VF थी हमारे पास, स्पीड में जाने के लिए हमारा क्या लगा है, फोर्स लगी। और फोर्स वर्क डन, क्योंकि वर्क डन हमारे पास होती है W = FD के। जब फोर्स लगी और डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल हुआ तो इसका मतलब है वर्क डन लगा आपका यहाँ से यहाँ तक। सो ये वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे हम? ये वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आई। इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी ½ mv1 का स्क्वायर या vi का स्क्वायर, और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी थी ½ mvf का स्क्वायर थी। सो इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी में से, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल या सेकंड काइनेटिक में से फर्स्ट माइनस कर दी जाए, ये ½ mvf का स्क्वायर और ये ½ mvi का स्क्वायर, तो ½ m कॉमन निकालें, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट वर्क डन हमारा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, बिकॉज इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी स्पीड के बढ़ने से, तो उसकी एक ही रीजन थी, दैट वाज वर्क डन। क्योंकि वर्क डन लगा था, वर्क डन कैसे लगा था? क्योंकि इस पे फोर्स लगी थी। फोर्स क्यों लगी थी? क्योंकि मोमेंटम इसका चेंज हुआ था, इसका मोमेंटम कम था, 2.5 गुना बढ़ गया। तो स्टूडेंट ये इनका आपस में रिलेशनशिप है। याद रखें, जितना जितना आपका वर्क डन इंक्रीज होता जाता है आपका उतना उतना आपका नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। यानी आपका वर्क डन एक्चुअली होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर एक मार्कर को उठाएंगे आप और आप छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाएगी। सो यहाँ भी ऐसे है कि अगर वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, तो वही वर्क डन जो था वो पोटेंशियल एनर्जी में डाउन पैदा कर रहा है, नेगेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम हो रही है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। बहुत शुक्रिया। यू स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 अपने अख्ताम को पहुंचता है। लेक्चर नंबर 3 तक आप साथ साथ रहिएगा। उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 3 हमारे चैप्टर का लास्ट होगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स और उसके MCQs और हो सकता है उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी स्टडी करें। तब तक के लिए आपसे रुखसत चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।